नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। 2025 नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं सभी साथियों और विद्यार्थियों को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आने वाला जो वर्ष है 2025 ये सभी विद्यार्थियों के लिए और साथियों के लिए मंगलकारी हो। आप जो है सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करें और ये वर्ष आपके जीवन में उत्साह और उमंग के साथ भरा हुआ हो। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं इस बात की जो है मंगल कामना आप सभी के लिए करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, डेली क्लास जो यूट्यूब चैनल है आर्य क्लासेस के अंतर्गत सभी का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत आज जो हम बात करने वाले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति के संदर्भ में जो है हमारी क्लास रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक राष्ट्र होता है उसकी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, दूसरे राष्ट्रों के प्रति अपनाई जाने वाली जो विदेश नीति होती है। और उस विदेश नीति में जो है एक जो राष्ट्र होता है सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों को जो सर्वोपरि रखता है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो है अपनी विदेश नीतियों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र की क्या होती है, एक विदेश नीति होती है और विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रह करके विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करता है। उसे भिन्न भिन्न रूपों में जो है समाज की आवश्यकता होती है। जैसे अकॉर्डिंग टू अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल पर्सन है। अगर कोई मनुष्य ये समझे कि उसको समाज की आवश्यकता नहीं है, वो समाज से अलग रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तो अरस्तु के अनुसार ऐसा व्यक्ति या तो पशु हो सकता है या फिर देवता हो सकता है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, इसके अंतर्गत भी जो है राष्ट्रों को एक दूसरे राष्ट्रों की जो है क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो अनेक जो प्राचीन जो थिंकर्स रहे हैं, जैसे मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, इंडियन जो एंशिएंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने भी राष्ट्र के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विदेश नीति के संचालन को जो है परराष्ट्र संबंधों को एक महत्वपूर्ण जो है कारक बताया है, एक महत्वपूर्ण कार्य बताया है कि एक राज्य को परराष्ट्र संबंधों का जो संचालन है वो भी सफलतापूर्वक रूप से उसे करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो कि जो विदेश नीति है और विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति होती है, जिसमें एक जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है मोस्टली इसके 3 एलिमेंट्स माने जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय हित कि जो राज्य होता है वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को क्या देता है, प्राथमिकता देता है और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो है संघर्ष करता रहता है। और इन सब हितों की प्राप्ति का जो साधन है वो किसके माध्यम से, वो शक्ति के माध्यम से प्रयासरत रहता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है मॉर्गेनथॉ ने शक्ति का जो है विषय कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति का विषय है, विज्ञान है। तो निश्चित रूप में जो शक्ति होती है दूसरों को प्रभावित और नियंत्रित करने की जो कला के रूप में शक्ति होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी जो है महत्वपूर्ण क्या है, अवधारणा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विदेश नीति के जो अवधारक होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व ऑफ फॉरेन जो पॉलिसी होती है उसके संदर्भ में अपन जो है विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, एक तो कि कोई भी जो आज का जो युग है वो अंतर्निर्भरता का युग है, ठीक है ना। कौन सा युग है, अंतर्निर्भरता का युग है। और इसलिए सभी जो राज्य होते हैं, राष्ट्र होते हैं, वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आज तक न तो विश्व का कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सका है और न ही भविष्य में इसकी जो है संभावना नजर आती है। किसी न किसी रूप में एक राज्य को, राष्ट्र को दूसरे राज्यों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो है जो अगर हम कारणों की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण है कि एक राष्ट्र जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है वे उसके साधनों से जो है भारी होते हैं। राष्ट्रीय हितों की भिन्न भिन्न इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने की भावना सभी प्रकार के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त तथा पूरा कर पाने की योग्यता स्वतंत्र रूप से एक ऐसे स्वरूप को जन्म देती है जिसे राष्ट्रों की अंतर्निर्भरता कहते हैं। आज अंतर्निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अकाट्य तथ्य बन गई। इसी वजह से विश्व का प्रत्येक जो राज्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने के लिए जो है तत्पर क्या रहता है, प्रयास करता है, किसी न किसी रूप में दूसरे राष्ट्रों के साथ में जो है महत्वपूर्ण संबंध बनाने की जो है चेष्टा रखता है, कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे राष्ट्रों के माध्यम से उसे जो है उसके हितों की क्या हो, प्राप्ति हो, उसके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हो।
मानव का स्वभाव भी होता है प्रमुख रूप से अपने हित को महत्व देता है, तो ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के प्रति जो है पॉलिसी अपनाता है, नीतियां अपनाता है और नीतियां निर्धारित करता है ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय हितों की क्या हो, प्राप्ति हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवहार को सार्थकता प्रदान करने तथा सही दिशा देने के लिए प्रत्येक राष्ट्र सिद्धांतों के एक समूह को तर्कसंगत मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अर्थात विदेश नीति को अपनाता है और अपनी विदेश नीति के द्वारा ही अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों और हितों को प्राप्त करने का क्या करता है, प्रयास करता रहता है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है मोस्टली जो बात है कि ये जो राष्ट्रीय हित जो है वो विदेश नीति का ध्यान रखना, राष्ट्रीय हित विदेश नीति का प्रमुख क्या होता है, लक्ष्य होता है। जो राष्ट्रीय हित है वो विदेश नीति का प्रमुख क्या होता है, लक्ष्य होता है। ये ध्यान रखना, विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य। एक राष्ट्र का जो लक्ष्य होता है वो राष्ट्रीय हित होता है और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति जो है ये करना, वो विदेश नीति, कोई भी जो राष्ट्र होता है उसकी विदेश नीति का प्रमुख क्या होता है, लक्ष्य होता है, तत्व होता है। जैसे विभिन्न देशों की अलग अलग जो है विदेश नीति है, अपन नेक्स्ट कक्षाओं में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें रूस की विदेश नीति है, इसके अलावा चीन की विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति है, अमेरिका की विदेश नीति है। नेक्स्ट क्लासों में अपनी जो है क्लास रहेगी। तो राष्ट्रीय विदेश नीति का प्रमुख क्या होता है, लक्ष्य होता है। और इसके अलावा जो है विदेश नीति राष्ट्र के लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है, लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले साधनों का पता रखती है। भिन्न राष्ट्रों के विदेश नीतियों के विश्लेषण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के व्यवहार का वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार से अध्ययन और विश्लेषण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो विदेश नीति है, इस साधारण धारणा के अनुसार विदेश नीति से जो अभिप्राय है उन सिद्धांतों के समूह से है। इसका अभिप्राय देखें अब कि विदेश नीति का अभिप्राय, विदेश नीति का अभिप्राय, विदेश नीति का जो अभिप्राय है उन सिद्धांतों के समूह से है, उन सिद्धांतों के समूह से है, उन सिद्धांतों के समूह से है जिनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ में, जिनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ, देखिए कि इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन जो पॉलिसी होती है, इसका जो मीनिंग है, अभिप्राय है कि विदेश नीति जो है उन सिद्धांतों के समूह से है, उन सिद्धांतों की थ्योरीज से है जिनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ जो है क्या करता है, अपने संबंधों के दौरान दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के दौरान जो है अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, संबंधों के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग में लेता है, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लेता है। ठीक है। ये इसका जो अभिप्राय है कि जो विदेश नीति है, फॉरेन जो पॉलिसी है, उन सिद्धांतों के समूह से है। विदेश नीति का जो मतलब होता है वो ऐसे सिद्धांत, ऐसे थ्योरीज जिनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ जो है अपने संबंधों के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग में लाता है। और जो विदेश नीति होती है वो दूसरे देशों के प्रति अपनाई जाने वाली क्या होती है, विदेश नीति होती है। जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों में मनो, कोटले और कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों का विशद रूप से
अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा रचित जो राजनीति पर जो महानतम जो रचना है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में राष्ट्र संबंधों पर विशद रूप से जो है प्रकाश जो डाला गया है वो कौटिल्य के द्वारा डाला गया है, जिसमें कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत है कि किस तरह से राज्यों का वैज्ञानिक और विवेक सम्मत वर्गीकरण किया है और उनको ध्यान में रखते हुए एक राजा को दूसरे राज्य के प्रति जो है नीतियां अपनानी चाहिए। जिसके अलावा उसके सैद्धांतिक पक्ष भी कौटिल्य के द्वारा पेश किए गए और उसका व्यवहारिक में जैसे गुप्तचर व्यवस्था है, दूत व्यवस्था है, ठीक है, संधि, विग्रह, आसन ज्ञान, द्वैधी भाव, इसके अलावा संश्रय, 6 फॉर पॉलिसी, जिसको 60 नीति। लेकिन आधुनिक समय में डियर स्टूडेंट्स राजतंत्र नहीं है, विश्व के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी जो है तंत्र पाया जाता है, प्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सरकार या शासन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शासन जो करती है सरकार के द्वारा विदेश नीति का अनुसरण किया जाता है। विदेश नीति जो है उसको अमल में लाया जाता है, अपनाया जाता है, उसके सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। और जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति के निर्माण में एक जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका होती है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री को विदेश नीति का जो है निर्माणक भी कहा जाता है। तो विदेश नीति का आप अभिप्राय समझ गए होंगे कि जो विदेश नीति होती है उन सिद्धांतों की समूह से है। ऐसे सिद्धांत होते हैं इसमें समूह के रूप में, जिनको एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के दौरान राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयोग में लेता है। और जैसे कुछ विद्वानों की परिभाषा देख रहे हैं कि एक तो जो है फेलिक्स ग्रास ने कि अपने क्रियात्मक रूप में विदेश नीति एक सरकार की दूसरी सरकार के प्रति, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति अथवा एक सरकार द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के प्रति अपनाई जाने वाली विशिष्ट क्या होती है? क्रिया पद्धति होती है, ऐसा फेलिक्स ग्रास ने कहा है। और सिलिचर के अनुसार एक अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए जो है प्रयोग में लाता है। क्या कहलाती है? विदेश नीति कहलाती है, ठीक है। तो इन परिभाषाओं के अनुसार विदेश नीति जो होती है राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है, जिसका विकास किसी राज्य में उसके दीर्घकाल के अनुभव के आधार पर होता है तथा जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण को अपने हितों के अनुसार परिवर्तित करता है। और यदि ऐसा न हो सके तो परिस्थिति के अनुसार अपने स्वयं के व्यवहार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना होता है। इसके अलावा विदेश नीति का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करने और चलाने की एक सोची समझी क्या होती है? कार्य योजना होती है, ठीक है ना। तो विदेश नीति होती है सोची समझी क्या होती है? सोची समझी कार्य योजना होती है। सोची समझी क्या होती है? जो है कार्य योजना होती है, ध्यान रखना। और सोची समझी कार्य योजना कह सकते हैं कि कार्य योजना होती है, ठीक है। इसके एक राष्ट्र की या राज्य की। राष्ट्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और डियर स्टूडेंट्स वर्तमान समय में जो राज्य जिसको हम मानते हैं वो राष्ट्रों को कहते हैं, क्योंकि राज्य के जो निर्धारक जो तत्व होता है वो 4 तत्व होता है। ध्यान रखना कि राज्य के निर्धारक तत्व और वर्तमान समय में राज्य के 4 निर्धारक तत्व माने गए हैं। सबसे पहले जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसके बाद में जो है निश्चित भूभाग और राज्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को जो पूरा करती है कौन करती है? सरकार करती है। और सर्वोच्च शक्ति के रूप में क्या होती है? संप्रभुता। तो राज्य जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर के बनता है, ठीक है। राज्य के कितने निर्धारक तत्व माने गए हैं? 4। और राज्यों का जो बृहत्तम रूप है आज राज्य के रूप में कौन? राष्ट्र। भौगोलिक लैंग्वेज में हम राज्य को देश बोलते हैं, जबकि पॉलिटिकल लैंग्वेज में देश को जो है किसके नाम से जानते हैं? राज्य के नाम से जानते हैं। तो राज्य परराष्ट्र संबंधों में दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो है सोची समझी जो कार्य योजना जो अपनाते हैं, जिसमें उस राज्य के राष्ट्रीय हितों की जो है पूर्ति हो। सर्वप्रमुख रूप से जो राज्य होता है वो अपने राष्ट्रीय हितों को क्या रखता है? ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निश्चित सोची समझी कार्य योजना तय करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके राष्ट्रीय हितों की क्या हो? प्राप्ति हो। तो सोची समझी कार्य योजना है जिसके आधार पर राष्ट्रीय हितों को परिभाषित और मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य और परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति और सुरक्षा की राष्ट्रीय शक्ति का भी क्या करता है? प्रयोग करता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग करता है राष्ट्रीय शक्ति को। अब इसके जो डिटरमिनेंट्स हैं
विदेश नीति के जो अवधारक हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप निश्चित रूप में जो है विदेश नीति का जो अर्थ है ये समझ गए होंगे कि विदेश नीति जो होती है उन सिद्धांतों की समूह से है, इसका जो अभिप्राय है जिनको एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध निर्धारित करते हुए जो है उनको प्रयोग में लाता है, और जिसका जो लक्ष्य होता है प्रमुख रूप से क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से मानव होता है, मानव सर्वप्रमुख रूप से सबसे पहले अपने स्वहित को देखता है, तो उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय जगत में भी जो है जो राष्ट्र होता है, देश होता है, राज्य होता है, वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के प्रति व्यवहार करता है, निश्चित इस तरह के सिद्धांत अपनाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसके राष्ट्रीय हितों की क्या प्राप्ति हो। अब इसके जो अवधारक हैं, ध्यान दीजिए, विदेश नीति के अवधारक, विदेश नीति के अवधारक, विदेश नीति के अवधारक। देखिए विदेश नीति के जो अवधारक हैं कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति में जो बातें शामिल होती हैं उसमें एक तो किसी भी जो राष्ट्र होता है, किसी राष्ट्र या उसके नीति निर्धारकों द्वारा अपनाए जा रहे तथा पालन किए जा रहे वे सिद्धांत जिनका विदेशों और दूसरे राष्ट्रों से संबंध है। इसके अलावा राष्ट्रीय हित के वे उद्देश्य और लक्ष्य जिनको प्राप्त करना है, ये भी अवधारक तत्वों के रूप में आते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और प्राप्त करने वाले उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए साधनों का स्वरूप, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध कायम करने के लिए उपयुक्त निर्देश, और राष्ट्र के लिए सफलताओं असफलताओं के क्रम में आकलन, पूर्वानुमान, स्थिति के अनुसार किसी राष्ट्र के साथ संबंध बनाए रखने या बदलने के बारे में दृष्टिकोण, और अपने उस घरेलू और विदेशी वातावरण का अध्ययन जिसके प्रभाव में विदेश नीति का जो है निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा विदेश नीति के जो तत्व होते हैं, प्रभाव होते हैं, निवेश या जो निर्धारक होते हैं। देखिए किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के नीति निर्माताओं के द्वारा बनाई और जो है लागू की जाती है। नीति निर्माताओं के द्वारा, ध्यान रखना, एक तो जो विदेश नीति का जो निर्माण किया जाता है वो नीति निर्माताओं के द्वारा किया जाता है। नीति निर्माताओं, और नीति निर्माताओं में प्रमुख रूप से कौन होता है, जैसे जहाँ पे संसदीय सरकार होती है, संसदीय प्रणाली होती है, वहां पे विदेश नीति में प्रमुख रूप से जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो किसकी होती है, वो प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को विदेश नीति का निर्माता भी कहा जाता है। और जहां जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर जो है विदेश नीति का जो निर्माता होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, वहां पे मुख्य भूमिका किसकी होती है, राष्ट्रपति की। तो भारत में जैसे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विदेश नीति के निर्माताओं में जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आती है। प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, और राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण जो है क्या होती है, भूमिका होती है। तो विदेश नीति उस राष्ट्र के नीति निर्माताओं के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। विदेश नीति को लागू करते समय अपने राष्ट्र के हितों, आंतरिक और बाह्य वातावरण, राष्ट्रीय मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस कारण विदेश नीति के निर्माण का कार्य बड़ा कठिन और जटिल बन गया है। इसको प्रभावित करने में जो तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, इसकी नीतियों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको विदेश नीति के जो है अपन क्या मानते हैं, उसको तत्व मानते हैं। और इस प्रकार से जो है विदेश नीति के स्वरूप को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते समय विदेश नीति के तत्वों या निर्धारकों को समझना, विश्लेषण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। एक तो जैसे विदेश नीति के तत्वों का वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जेम्स एन रोसेना ने अपनी रचना विदेश नीति का अध्ययन, स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में लिखा है कि जब कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं से परे विश्व के प्रति अपने कार्यों और उसकी स्थिति की व्याख्या करने लगे, तो वस्तु समाज का प्रत्येक पहलू, उसकी परंपराएं, संस्थाएं सभी संगत हो जाती हैं। तो प्रत्येक घेरे में परस्पर संबंधित निर्भर कुछ अधिक महत्वपूर्ण, कुछ कम महत्वपूर्ण तत्वों को रखा जाता है। उनके द्वारा बताए गए 3 घेर होते हैं। एक तो होते हैं सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व, सापेक्षतया स्थायी भौतिक तत्व, स्थायी भौतिक तत्व, और एक होते हैं अस्थायी तत्व। ठीक है ना, एक तो सापेक्षतया जो भौतिक जो तत्व होते हैं उसमें एक तो आता है भूगोल, ध्यान रखना, इसमें एक तो आता है भूगोल,
जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो उसके भूगोल के द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। तो एक तो आता है इसमें भूगोल आता है और प्राकृतिक संसाधन, एक तो ध्यान रखना भूगोल, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक जो संसाधन है इसमें जैसे खनिज पदार्थ होते हैं, खाद्य उत्पादक होते हैं, शक्ति और ऊर्जा। क्या क्या रहेगा इसमें, खनिज पदार्थ, इसके अलावा खाद्य उत्पादन और शक्ति ऊर्जा की बात करें, जो खाद्य उत्पादक है, शक्ति या ऊर्जा, तो ये सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो तत्व हैं ये स्थायी भौतिक तत्व, ध्यान रखना कौन से तत्व हैं, सापेक्ष स्थायी भौतिक तत्व। और कम स्थायी भौतिक तत्वों की बात करें, नेक्स्ट कम स्थायी भौतिक तत्व, कम स्थायी भौतिक तत्व। तो कम स्थायी जो भौतिक तत्व हैं इसमें एक तो औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक जो प्रतिष्ठान होते हैं वो भी किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसके निर्धारक तत्वों में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सैन्य प्रतिष्ठान, नेक्स्ट सैन्य रूप से जो प्रतिष्ठान है उसके जो कल कारखाने हैं, उद्योग हैं जो सैन्य सामग्री का निर्माण करते हैं, तो ये भी जो है कम स्थायी भौतिक तत्व होता है। और औद्योगिक और सैन्य क्षमताओं में परिवर्तन। और नेक्स्ट नंबर पे मानवीय तत्व, मानव में एक परिणात्मक जनसंख्या होती है, जनसंख्या का भी जो है विदेश नीति के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण रोल होता है और इसके एक एलिमेंट्स माना गया है। अब जनसंख्या किस प्रकार की है, ये उसका जो है ये बात जो है मुख्य रूप से क्या करती है, डिपेंडेंट करती है, क्योंकि जनसंख्या में भी जैसे एक तो जनसंख्या के संदर्भ में बात करें तो परिमाणात्मक जनसंख्या होती है, एक गुणात्मक जनसंख्या होती है। नेक्स्ट नीति निर्माता और नेता, ये मानवीय तत्वों के अंतर्गत आते हैं। एक तो जो है सापेक्ष स्थायी भौतिक तत्व, कम स्थायी भौतिक तत्व, मानवीय तत्व। और मानवीय तत्वों में परिमाणात्मक जनसंख्या, गुणात्मक जनसंख्या, नीति निर्माता और नेता, पॉलिसी जो मेकर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं, विचारधारा की भूमिका होती है और सूचना की भी क्या होती है, भूमिका होती है। इसके अलावा आकार की जो है किसी राष्ट्र की विदेश नीति छोटे आकार वाले राष्ट्र की विदेश नीति से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है और बड़े आकार वाले राष्ट्रों की जो जनसंख्या होती है वो विदेश नीति को भी जो है क्या करती है, प्रभावित करती है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी शक्ति बनने की इच्छा शक्ति के द्वारा संचालित होती है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत आदि राष्ट्रों की विदेश नीतियों के निर्धारण में आकार एक महत्वपूर्ण क्या रहा है, तत्व रहा है। और भूगोल के किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति उस राष्ट्र का भूगोल विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूगोल राष्ट्र का वह स्थायी तत्व है जिसमें सामान्यतः परिवर्तन नहीं आता है। आर्थिक विकास, इसके अलावा संस्कृति और जो है इतिहास, सामाजिक ढांचा या व्यवस्था, औद्योगिक संसाधन, सैन्य शक्ति, वित्तीय नीति निर्धारक, विश्व जनमत और संबद्ध राष्ट्रों की प्रतिक्रिया, आइडियोलॉजी का महत्वपूर्ण जो है प्रभाव होता है। जैसे हमारे यहाँ अहिंसा है, इसके अलावा बुद्ध, इसके अलावा जैन धर्म में सत्य, अहिंसा और जो है एक नेक्स्ट रूप में जो पंथी के जो सिद्धांत हैं, तो इस प्रकार से जो है विचारधारा का भी जो है क्या होता है, प्रभाव होता है। और तकनीक भी प्रभाव डालती है, शक्ति ढांचा भी प्रभावित करता है, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संधियां, कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और परिस्थिति जन्य जो है कुछ जो तत्व होते हैं वो भी विदेश नीति पर जो है क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, विदेश नीति के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण जो है चैप्टर माना जाता है। निश्चित रूप में जो है इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो अवधारक तत्व हैं, ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर से जो है नव वर्ष पे सभी साथियों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं जो है प्रेषित करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी साथियों का और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।